है कि जनरल फैज हमीद का केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। बरोज मंगल फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में साबिक ISI चीफ को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। गो के फौज की जानिब से अपने ही आला अफसर के खिलाफ कार्रवाई इंतहाई गैर मामूली है, लेकिन यूँ महसूस होता है कि मुल्क के सियासी उफक पर असरात इंतहाई गैर मामूली हो सकते हैं। क्या जनरल फैज का कोर्ट मार्शल इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है? दूसरी जानिब सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए हुकूमत और PTI के माबैन डायलॉग की खबरें मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। PTI के लहजे में अचानक नरमी और मज़ाकरात के लिए आमादगी क्या जाहिर करता है? आलमी सतह पर बात की जाए तो शाम में बशरुल असद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद गैर यकीनी सूरत हाल बदस्तूर जारी है। क्या रिजीम चेंज के बाद शाम का अंजाम भी इराक और लीबिया जैसा होने वाला है? इन तमाम इशूज पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, खबर गो के पुरानी हो चुकी है लेकिन है अनोखी, क्योंकि तारीख में पहली बार किसी साबिक DG ISI के खिलाफ इस नौयत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, जिसका ऐलान ISPR की जानिब से किया गया। उसके बाद से तबसरों का एक सिलसिला शुरू हुआ, ना रुकने वाला। लेकिन ज़ाहिर है द बेस्ट एनालिसिस डीप रूटेड, वो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन शो किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो ऐलान है वो कनेक्टेड है फैज़ हमीद के खिलाफ ट्रायल से। तो फैसल वावडा साहब जो प्रेडिक्शंस करते आए, हमने देखा कि ये मंगल वाले दिन बाकायदा इसका ऐलान होता है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की कॉल के ऊपर कायम है और 14 दिसंबर 15 दिसंबर को उन्होंने इस कॉल का ऐलान किया हुआ है। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो PTI के चेयरमैन है, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई है इसके मुल्की सियासी मंजरनामे पर कोई असरात नहीं होंगे और PTI के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या समझते हैं, कनेक्टेड है मामलात या ये दारा जाती कार्रवाई है और मामूल का हिस्सा है? अच्छा, ये तो कुछ अरसे से ये बात चल रही थी, हमने भी बात जिक्र किया और भी जर्नलिस्ट ने इस बात को जिक्र किया कि ट्रायल जो है जनरल साहब फैज़ हमीद साहब की होगी और काफ़ी तफ्तीश हो चुकी है और बहुत सा मवाद भी मिल गया है और सीरियस चार्जेस भी लग गए हैं और उनके पास एविडेंस भी है। सवाल ये था कि कब होगी, कब ये अनाउंस होगी, कब एक्चुअल ट्रायल होगी, कब वो और उसका क्या लिंक होगा विद इमरान खान और नॉट। ये 3 सवाल थे। अब अनाउंस तो हो गई है कि जी वो इंडक्टमेंट हो गई है कि जी फ़र्द जुर्म तो इस्टेब्लिश, और वहाँ फ़ौज में ऐसे होता है कि फ़र्द जुर्म उस वक्त इस्टेब्लिश करते हैं जब सारा तफ्तीश कर ली जाए। हमारे यहाँ तो लगा देते हैं ना ऐसे ही सिविल्स में, मगर वहाँ वो पूरी तफ्तीश करके। और अब ये खबरें आ रही हैं कि कोई कहता है कि फैज़ हमीद के साथ जब ये होगा तो 8-9 लोग और भी तो उसमें शामिल हो जाएंगे। कोई कहता है 50 लोग का जिक्र आ रहा है जिसके साथ उनका रब्ता था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये अफवाहें चल रही हैं, हकीकत क्या है वो तो उसी वक्त पता चलेगी जब मिलिट्री कोर्ट बैठेगा और ऑफिशियल रिलीज़ करेंगे वो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है ये पहला शॉट है, ये उन्होंने जो कहना है पहला शॉट फायर किया है कि अब खान साहब, इमरान खान साहब को समझ आनी चाहिए कि फ़ौजी लीडरशिप बड़ी सीरियस है, दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट फैज़। अब क्या ये पहली दफ़ा तो ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, आपने सही कहा कि एक इतना सीनियर अफसर DG ISI उसके ख़िलाफ़ ये इस किस्म की कार्रवाई हो रही है, मगर इससे पहले एक 3 स्टार जनरल और एक ब्रिगेडियर साहब 2019 में 3-5 साल, हाँ, तो उस वक्त भी एक केस हुआ था जहाँ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इनडिसिप्लिन एंड इस किस्म की चीज़ों के ऊपर इशू बने थे और उनको दोनों फौजी अफसरों को सज़ा भी हुई थी। वो बाद में कम्यूट हो गई एक ही सज़ा, हाँ, लेकिन दूसरे को फांसी दे दी। सो ये प्रेसिडेंस तो है। और जो मेरी इतला है वो यही है कि आर्मी लीडरशिप जो है वो काफ़ी गुस्से में है, नाराज़ है कि, और उनका फ़ैसला यही है कि हमने डिसिप्लिन इम्पोज करना है ताकि इस किस्म की चीज़ फिर ना हो। और जितना ज़्यादा सीनियर अफसर ऐसे करता है उतना ज़्यादा सज़ा भी उतनी सीरियस होती है। तो जनरल फैज़ तो उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी। अच्छा। अब सवाल ये है कि 2 किस्म की चार्जेस लगे हैं।
एक ये लगा कि उन्होंने करप्शन की, जी। एक ये लगा कि सियासत में हिस्सा लिया और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को की खिलाफवर्जी की। दूसरा हिस्सा उसका हुआ कि इमरान खान के साथ जो तल्लुकात थे और मे 9 और इंतशार और ये बदअमनी में के वाक़यात में ये जो सारा कुछ था उसमें उनका क्या रोल था तहकीकात में। तो वो अभी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तहकीकात हो रही है। मत उसका इशारा ये है कि अगर इमरान खान लड़ाई झगड़े के मूड में है तो फिर ठीक है, फिर उसकी भी पूरी हो जाएगी खाता, वो भी खाता खुल जाएगा। और जैसे वो खाता खुलेगा तो फिर खान साहब को भी उनकी भी ट्रायल जो है वो भी फिर फैज़ के साथ मिलिट्री कोर्ट में होगी और वो भी फिर कोर्ट मार्शल में आ जाएंगे। इसीलिए इस वक्त सिचुएशन बड़ी टेंस है। उन्होंने आधा काम किया, आधा छोड़ दिया, डिपेंडिंग ऑन के खान साहब का क्या रवैया अब। अच्छा। क्योंकि उनकी तरफ से तो ये है ना कि आप माफ़ी मांगें, आपने जो हरकतें की हैं, एडमिट करें कि आपने किया है, गलत काम किया है और उसकी माफ़ी मांगे। खान साहब कहते हैं हमने किया ही कुछ नहीं, तो हम माफ़ी किस चीज़ की मांगे, हमारा तो जमहूरी हक था प्रोटेस्ट करना GHQ के सामने या ISI हेडक्वार्टर्स के सामने या को कमांडर हाउस के सामने। वो ऐसी बातें तो उन्होंने कही हैं, तो वो तो तस्लीम करते हैं कि उन्होंने सारा ये जो मे 9 था उसका सारा कुछ वो तो तस्लीम करते हैं कि हमने किया है ये, और ये भी कि सही किया हमने। अच्छा, तो अब बात यह है कि इस किस्म के इश्यूज बने हुए हैं। अब मेरा ख्याल है ये जो आधा चार्ज लगाया, आधा जो है छोड़ दिया है, तफ्तीश तो उनकी पूरी हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो छोड़ दिया डिलिबरेटली कि खान साहब के लिए कोई स्पेस मिल जाए उनको। अच्छा। कि वो गुमराह हैं, वापस रास्ते में आ जाएं, तो फिर शायद ये चीज़ ना हो। मगर अगर वो ज़िद करेंगे कि जो ज़िद कर रहे हैं वो कि जी मैं तो ये कब सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हम ये करेंगे और फिर कॉल दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और वो लोग जो उनके साथी हैं बाहर जो कि इस वक्त मफामत की तरफ जाना चाह रहे हैं, खान साहब उनके ऊपर नाराज़ हैं और बुशरा बीबी भी नाराज़ हैं। वो दोनों मियाँ बीवी एक लाइन ले रहे हैं, बाकी सारे लोग जो हैं वो दूसरी लाइन ले रहे हैं। वो कहते हैं लड़ाई झगड़े बंद करें, हमें कुछ नहीं मिल रहा, कौम मायूस है, मोटिवेशन नहीं है, और आप जो है हमें सबसे पावरफुल फोर्स के ख़िलाफ़ आपने महाज बना लिया और हमें भी आप कैनर फॉर्डर बनाना चाह रहे हैं, आप हमें आगे कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो मतलब इस किस्म के इश्यूज़ चल रहे हैं। माई सेंस इज़ दैट अभी खान साहब तैयार नहीं है टू सरेंडर करने के लिए। आप सरेंडर कहें, सियासतदान कभी सरेंडर नहीं करता। सियासतदान जो होता है वो रैप्रोचमेंट करता है, वो अपने लिए स्पेस निकालता है और आगे बढ़ता है। कभी 2 कदम पीछे लेता है, 1 कदम साइड पे लेता है, फिर आगे बढ़ता है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो नवाज शरीफ है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी उसका अच्छा एग्जाम्पल थी, क्योंकि उनको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को 2 दफ़ा निकाला गया, ठीक है, और वो उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि किसने निकाला है मुझे और क्यों निकाला है। फिर वो वापस अपने लिए स्पेस क्रिएट करके वापस आती थी। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ है, 3 दफ़ा निकाले गए और फिर उन्होंने आके मुकमुका कर लिया अभी और क्या, अपने भाई की खातिर, अब जिसकी खातिर मर्जी, सियासत है ना, और हुकूमत ले लिए बैठ गए और बेटी जो है वो पंजाब चला रही है। तो सियासत का यही मतलब है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब खान साहब खुद एडमिट करते हैं कि यू टर्न लेना जो है सियासत के अंदर वो एक लीडरशिप की निशानी है। तो अब वक्त आ गया कि वो एक और यू टर्न ले लें ताकि ये पार्टी भी बच जाए, खान साहब भी बच जाए, और जैसे कहते हैं ना, लिव टू फाइट अनदर डे। मगर अगर वो जिद में अटके रहेंगे तो बहुत नुकसान हो गया PTI का, क्योंकि देखिए ना कितने लोग, कितने लीडर्स बन गए और कितने एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। और 99% जो उनकी लीडरशिप है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहती, वो सब डरू हैं, वो इनकलाबी नहीं है। खान साहब अब इनकलाबी बन रहे हैं। एक ऐसा माहौल जो इनकलाब का नहीं है उसके अंदर वो इनकलाबी बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। और यही कंफ्यूजन हुई है सबके जहन में कि आप चाहते क्या हैं, आप एंटी एक शख्स के हैं या एक इदारे के ख़िलाफ़ है आप, क्योंकि इदारा जो है वो तो एक शख्स के पीछे चलता है। आप अगर एक शख्स के ख़िलाफ़ हैं तो फिर उसकी बात करें, आप सारे इदारे को क्यों आप टारगेट करते हैं। और अगर आपको पता है कि सारा इदारा एक बंदे के पीछे चलता है, एक चीफ के पीछे चलता है, और उसी में उस इदारे की सलामियत भी है और मुल्क की भी सलामियत है, ऑर्डर, डिसिप्लिन, सारा कुछ, दैट्स व्हाट द आर्मी इज़ ऑल अबाउट। अगर आप उसको तोड़ देंगे तो फ़ौज ख़त्म हो जाएगी, तो वो जो सारा सिक्योरिटी पैराडाइम है वही उड़ जाएगा। तो क्या आप सारी
फौज को ख़त्म करना चाहते हैं या आपके और कोई इश्यूज हैं? अगर कोई और इश्यूज हैं तो वो बैठ के बात करें और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात करें और रास्ता निकालें अपने लिए। अच्छा, सबने निकाला है, आप भी निकालें, मगर वो खान साहब अभी तक तैयार नहीं हुए। तो इसलिए ये प्रॉब्लम बन रहा है। लेकिन आपने तो पिछले तज्जिये में भी वाज़ेह किया था कि उन्होंने स्टेक होल्डर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अब की बार जो कमेटी बनाई है, तो मुज़ाकरात के लिए तो आमादा है, लेकिन कन्फ्यूजन अपनी जगह पर मौजूद है कि मुज़ाकरात किससे होंगे, इंसानों से या फरिश्तों से? ये तो मरयूब साहब ने ये खुद कह रहे हैं जी, इंसानों से भी तैयार हैं, फरिश्तों से भी तैयार हैं, हर के साथ तैयार हैं, वो न्यूट्रल्स के साथ भी तैयार हैं, इंसानों के साथ भी तैयार हैं। हाँ। मगर इनके साथ अभी कोई आता नहीं सामने, क्योंकि पता नहीं ना कि खान साहब पीछे क्या चाहते हैं, खान साहब क्या चाहते हैं। तो ये तो जो लीडर आता है वो नई बात कर देता है। हाँ। फिर उसके खिलाफ पीटीआई जो है वो उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसके ऊपर अटैक आनी शुरू हो जाती है, वो बेचारा अपनी जान छुड़ा के भागता है। हाँ। फिर एक और आता है वो कोई बात करता है, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस वक्त तो जितनी लीडर्स हैं पीटीआई में, जितने इनके सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, वो सारे जो है अपनी अपनी लाइन ले रहे हैं। फिर यहाँ से लोग बैठ के वहाँ कह रहे हैं, जो लोग बाहर बैठे हैं, ओए खुदा दा खौफ करो, फौज में ना अटैक करो। जितना वो कहते हैं वो फिर करते क्या, इनको अटैक करते हैं और फौज को फिर अटैक करते हैं। तो मतलब है कि दिस इज टोटल केओस, अनार्की है इन द पीटीआई। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने हमेशा यही कहा है कि ये पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट के अंदर एक बंदा उसको लीड कर रहा है और उसके अलावा है ही कोई नहीं लीडर। पार्टी तो वो होती है इंस्टीट्यूशनल पार्टी, जिसके अंदर एक पूरी सेंट्रल कमेटी होती है, लोग होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। यहाँ तो एक बंदा है। अब वो एक बुशरा बीबी भी आ गई है, मगर वो तो समझे आप दोनों एक ही हैं। तो अब इस किस्म की सिचुएशन हुई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी खान साहब को कुछ फैसले करने पड़ेंगे और मैं समझता हूँ यू टर्न लेना पड़ेगा। अगर खान साहब यू टर्न नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर ये जो आधा अधूरा रह गया ना, ये चार्जशीट, वो बाकी भी चार्जशीट लग जाएगी। इसका मतलब ये दानिस्ता लचक दिखाई गई है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि सिविल नाफरमानी की कॉल इस तनाजुर में है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई फैसला होने वाला है। अब जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो फैसला हुआ उसमें पीटीआई को मौका दिया गया है कि आप रुजू कर सकते हैं, और 12 दिसंबर, 13, 14 दिसंबर सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कॉल वापस लेने के लिए आमादा नहीं है। तो हु विल ब्लिंक फर्स्ट? यानी मैच तो अभी भी टाई है। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, तो इमरान खान साहब असल में क्या चाहते हैं? वो देखिए, पहले भी आप देखिए ना, ये जो सारा डी चौक और संजानी की वाली बात है जी, तो बात तो ये तय हो चुकी थी कि खान साहब ने कहा हाँ ठीक है, आप संजानी में बैठें और नेगोशिएशन करें, डी चौक अभी ना जाएं, यही था ना। हाँ, सबने ये उसके बाद फिर बुशरा बीबी ने एक नया डायलॉग शुरू कर दिया कि नहीं, खान साहब ने तो कहा था डी चौक जाना है और मैं तो जा रही थी डी चौक एंड सो ऑन। तो ये दो इस किस्म के बयानिए भी आ रहे हैं। और अब जो लेटेस्ट हमें जो खबर मिल रही है वो यही मिल रही है कि खान साहब ने फैसला किया है कि वो बुशरा बीबी के साथ खड़े होंगे। जो बुशरा बीबी कह रही हैं वो कहेंगे हाँ यही सही है, और जो बाकी लीडर्स बैरिस्टर गौहर हो गए या सलमान हो गया या बाकी लोग जो हैं, गंडापुर साहब जो हैं या बैरिस्टर सैफ हैं, जो भी इतने, वो खान साहब उनके साथ नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए वो बुशरा बीबी के साथ खड़े होंगे। और मेरा ख्याल है जो आज की हमें खबरें मिल रही हैं वो यही हैं कि कुछ लोगों की उनसे मुलाकात हुई है और उसमें वो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि बंदे मारे गए ने इन्हें और तुसी जड़े ने मफामत की गल्लां कर रहे हो। तो मैं कहा जो है ना कि हर जगह पे आप यही बात करें कि इतने मारे गए, इतने मारे गए, इतने मारे गए, यही पहले कहा गया था ना। और अब आप लोग जो है तैयार हो गए हैं ये करने के लिए, वो करने के लिए। आप लोग तुसी कहते हो कि वो आर्मी का इंटरनल मैटर है फैज़ हमीद, और ये जो है किसी के साथ भी हम बात करने के लिए तैयार है, यही है ना जी। हाँ, अब वो भी बस इट्स क्वाइट पैथेटिक ये कहना कि हम तो हर एक के साथ तैयार बात है करने के लिए तैयार हैं, और फिर ये भी कह देना कि फरिश्ते हों या इंसान हो। हाँ। मतलब ये कोई बात है? और पहले आप कहते थे एस्टैब्लिशमेंट, फिर आप कहते थे न्यूट्रल्स, फिर आप कहते थे फरिश्ते, फिर स्टेक होल्डर्स। मतलब हर रोज आप नया एक बयानिया शुरू कर देते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? लेकिन इससे तो ये जाहिर होता है आपके तजिए से कि जैसे एक डिस्कनेक्ट है, एक कम्युनिकेशन गैप है। मरकजी क़यादत इमरान खान साहब, बुशरा बीबी एक तरफ है और बाकी सारी पार्टी एक तरफ है, चाहे उसमें असद कैसर हो, चाहे उसमें शिबली फराज हो, चाहे उमर अयूब हो, चाहे सलमान अकरम राजा हो, चाहे बैरिस्टर गौहर हो। ये एक अलग हट के पॉलिसी चला रहे हैं। तो ऐसे में अब एक लटकती तलवार इधर कोर्ट मार्शल की है, एक लटकती तलवार सिविल नाफरमानी की है। तो क्या फैसला कैसे होगा? नहीं, मेरा ख्याल है बैकआउट करना पड़ेगा। ये सिविल डिसोबीडियंस नाफरमानी की जो बात है ना, ये पीछे हटना पड़ेगा। पार्टी तैयार नहीं है इसके लिए, अवाम इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए खान साहब को पीछे हटना पड़ेगा। और अगर पीछे नहीं हटते, इंसिस्ट करते हैं अपनी पार्टी को करें,
तो फिर जो हशर हुआ है ना पिछली दफ़ा 26 वाला या 24 वाला, वो उससे भी बुरा हशर होगा इस दफ़ा। दोबारा कॉल तो आपने कहा था कि नहीं दी जा सकती आने वाले दिनों में, और अगर फिर ये इंसिस्ट करेगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी और बड़ी डिमोरलाइजेशन होगी। तो दूसरी तरफ उन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है जिसका माहौल बना हुआ है और मुलाकातें भी हो रही हैं बैकडोर? नहीं, देखिए मुलाकातें अभी नहीं हो रही। ये कोई मुलाकात नहीं है कि जी 4 लोग उठ के चले गए स्पीकर को मिलने के लिए और वहाँ जाके भी यही बात की। स्पीकर के पास कोई इस वक्त अथॉरिटी नहीं है टू इनिशिएट अ डायलॉग। जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अभी कोई ऐसी हमारी तरफ से तो कोई पेशकदमी नहीं है। और देखिए ना, वो पंजाबी कहते हैं गवर्नमेंट जी ना पारा से हुण पेगी, भारी पै गई, भारी पै गई। जिस तरह दूजी साइड तैयार होती है तो इधर भारी पै जाते हैं। अच्छा, तो बहरहाल ये है कि ये कुछ अरसे के लिए चलेगा, बट इवेंचुअली बातचीत शुरू होगी। अच्छा, मगर उसके लिए खान साहब को यू टर्न लेनी पड़ेगी, और वो अगर यू टर्न लेंगे तो फिर जाके बात आगे बढ़ेगी। देखिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छा। और वो इस वक्त और उनको मौका दिया जा रहा है। ये जो ट्रायल है ना फैज़ हमीद वाली, उसका जो अधूरा हिस्सा रह गया है, वो ये स्पेस दी जा रही है कि ये हम अभी आगे नहीं बढ़ते, चलो सीधे हो जाओ, फजूल बातें बंद करो, मुल्क का नुकसान करना बंद करो, और ये स्ट्राइक्स और ये सिविल डिसोबीडियंस ये वो। देखिए ये सिविल डिसोबीडियंस तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है ना, वो जो लॉन्ग मार्च की थी। ये तो सारे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं उनको कह रहे हैं रेमिटेंसेस बंद कर दें। अरे भाई, रेमिटेंसेस के ऊपर तो पाकिस्तान चलता है। अगर रेमिटेंसेस बंद हो गए या इसमें ड्रॉप आ गई तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी यहाँ तो। और अगर इमरान खान यही चाहता है कि ये श्रीलंका वाला या बांग्लादेश वाला हाल हो, कि सिविल स्ट्राइफ हो, लड़ाई झगड़े हों, और शायद जाहिर है वो समझते हैं कि तब्दीली इसी तरीके से आएगी, तो फिर देन ही इज एम्बार्किंग ऑन अ वेरी डिफिकल्ट रूट। क्योंकि मैं नहीं समझता लोग रेमिटेंसेस करना बंद कर देंगे, पहली बात ये है। मैं नहीं समझता ये कामयाब होगा। जैसे ये कामयाब नहीं हुआ ना कि लोग इमरान खान के कहने के ऊपर पैसे भेजेंगे पाकिस्तान, जब ये अपने दौर में किसी ने कुछ नहीं भेजा, ठीक। और अब ये कहेंगे कि कुछ ना भेजो, पहले कहते थे भेजो तो किसी ने नहीं बात मानी, अब कहेंगे कुछ ना भेजो। ऐसे नहीं होगा। लोग जो भेजते हैं पैसे वो अपने ख़ानदानों के लिए भेजते हैं। ज़्यादातर ये लोअर क्लास के लोग हैं और लोअर मिडिल क्लास के, जिनकी यहाँ फैमिलीज डिपेंड ऑन देम, और इसीलिए वो अपनी फैमिली को हमेशा और अपने फैमिली और बच्चों और बीवी को पहले करेंगे, फिर खान साहब की बारी आएगी। तो इसलिए ये भी फेल हो जाएगी। कोई इस सिविल डिसोबीडियंस को करेगा नहीं। मगर अगर खान साहब ने इंसिस्ट किया तो इनके खिलाफ एक और ब्लैक मार्क, अच्छा, जहाँ लगते हैं ना ब्लैक मार्क्स, कि वो फेलियर और सक्सेस सेपरेट इशू, मगर द कॉल इटसेल्फ इज ब्लैक मार्क। ओके। तो खान साहब को वक्त आ गया यू टर्न लेने का, और अगर यू टर्न अभी नहीं लेंगे और ये कंटिन्यू, तो मैं समझता हूँ कि फिर विद इन द मंथ और सो वो दूसरा पहलू भी जो है ना लिंकिंग का, वो भी हो जाएगा। लिंकिंग यानी साथ दोनों का ट्रायल, और फिर फौजी अदालत के हवाले जिसका इशारा ख्वाजा आसिफ भी दे चुके हैं कि दोनों का एक साथ ट्रायल होना चाहिए। हो सकता है। तो सिट साहब, ये 2 दिन हैं 12-13 दिसंबर, जिसकी डेडलाइन बानी PTI ने दी थी कि आप मेरे 2 मुतालबात माने और आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं इन 2 वाक़यात की, और वो जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उन्हें रिहा करें, और इन 2 दिनों में ही कोई ब्रेक थ्रू होना है मुज़ाकरात का, आपस में बातचीत का, ताकि वो कॉल वापस ले सकें, या कम से कम जैसे आप कह रहे हैं उन्हें यू टर्न लेना पड़ेगा तो एक सेफ पैसेज मिल सके। देखिए जुडिशल कमीशन तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है ना। हाँ। वो तो बनाई जा सकती है, मगर कैदियों को छोड़ना जो है वो हैज़ टू बी पार्ट ऑफ अ बिगर डील। तो अगर इमरान खान ये समझते हैं कि दोनों पहले डिमांड्स मेरे मीट करें फिर मैं कॉल ऑफ करूँगा, तो शायद ऐसे नहीं होगा। हो सकता है कि एक डिमांड जो है वो पहले एक्सेप्ट हो जाए। अच्छा। कुछ कैदी छोड़ दें, सारे नहीं, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर कहे कि जी ठीक है मैं जुडिशल कमीशन बनाता हूँ, अनाउंसमेंट हो जाए कि वी विल मेक अ जुडिशल कमीशन। ओके। तो उसके बेसिस के ऊपर खान साहब को मौका मिल जाए टू टेक अ यू टर्न। मगर अगर खान साहब को ये तवक्को है कि जी सारा कुछ पहले मैं जो कहना मेरी कंडीशंस मीट हों, तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों ने कह दिया कि डायलॉग कंडीशनल नहीं होता। आप अगर पहले कंडीशंस ले डाउन कर देंगे तो फिर क्या डायलॉग होगा? डायलॉग तो होता है विदाउट कंडीशंस। ठीक है। अच्छा, मीनवाइल जो ये कोर्ट मार्शल है इसको भी बड़ा इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है कि तारीख़ में ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये असल वाक़यात या असल जो सीरीज़ है उससे तवज्जो हटाने के लिए है, इसमें कोई फ़ाइनल राउंड नहीं होगा या सज़ा नहीं होगी। आप भी ये समझते हैं अब अगला मरहला, क्योंकि अभी तक जो इल्ज़ामात जिनके तहत इंक्वायरी वो करप्शन के हैं, वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के हैं, सीक्रेट एक्ट की, इसके अलावा सियासत में मुदाखलत के हवाले से अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, तो अगले मरहले में आप समझते हैं कि वो भी मुकम्मल होगी और फिर
वादा माफ गवाह बनने का मरहला है। अगर खान साहब यू टर्न नहीं लेते ये सारी चीज से, अच्छा। ये जो लड़ाई झगड़ा उन्होंने छोड़ा हुआ है, यू टर्न का मतलब क्या है? यू टर्न का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी है आपकी कि रियासत के साथ क्लैश किया जाए जी। और अगर उससे मुल्क का नुकसान होता है तो हो जाए, ठीक, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप क्लैश विद एस्टेब्लिशमेंट एंड क्लैश विद और मुल्क का नुकसान वाली स्ट्रैटेजी को आप यू टर्न लें। आप बात करें हुकूमत के साथ, जो इस वक्त की हुकूमत है, उसके साथ आप बैठ के बात करें, अपनी टीम नॉमिनेट करें, वहाँ बैठ के सारी बातें होती हैं और फिर ये, और उसका नतीजा क्या निकलेगा, जो बातचीत का जो एम होगा ना, वो क्या होना चाहिए? मसला हल करना है ना। मसला है क्या? खान कहता है कि मेरी इलेक्शन चोरी हुई है, ठीक, नवाज शरीफ भी यही कहता था ना 2018 की इलेक्शन का, ठीक, तो वो घूम फिर के फिर वो आ गए वापस जी। अगर वो उस वक्त बॉयकॉट कर देते और गालियां देते तो फिर कभी भी नहीं होना था जी। उन्होंने रास्ते निकाल लिया। तो खान साहब को भी अब वो जो डिमांड है ना जी, फौरी इलेक्शन कराओ और 26th अमेंडमेंट वापस करो, ये नहीं होना। अभी ये रखे भी नहीं जा रहे मुतालिबा, अब रखे थे ना अभी पहले, हाँ। तो वो यही है, कभी ये रखते हैं, कभी ये रखते हैं, देखते हैं कहाँ मछली फंसती है। मछली नहीं फंसनी, इज नॉट बाइटिंग। तो अब बात यह है कि खान साहब को फैसला ये करना है कि आखिरी उनका क्या, कहाँ पहुँचना है उन्होंने। वो मैं अगर खान साहब की जगह पे हूँ तो वो कहाँ पहुँचना है, हाँ। यही पहुँचना ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए एक। अभी भी तो खान साहब कहते हैं ना कि जी मेरी मैंडेट मुझे दे, मतलब ये है कि एक फ्री इलेक्शन करा दें फॉर्म। अब बात ये है, खान साहब कहते हैं कल कराओ फ्री इलेक्शन। गवर्नमेंट आई 5 साल वास्ते, 1 साल हो गया, रह गए बाकी 4, ठीक। तो खान साहब आए ना टेबल पे बैठे, खान साहब कहेंगे जी कल इलेक्शन कराओ, वो कहेंगे जी 5 साल बाद होनी है। अच्छा जी नहीं, फिर मैं तो नहीं मनता, ना मनो जी, वो कर चले गए। फिर 2 हफ्ते के बाद फिर मीटिंग हुई तो और क्या जी, क्यों जी खान साहब? फिर नहीं देखो ना जी, ये बड़ी ज़्यादती है, कल नहीं तो चलो परसों कर लो। वो कहेंगे नहीं देखो ना, ऐसी 5 साल वास्ते आए, चलो 4.5 साल कर लेते हैं, ठीक। तो ये इट विल टेक 6 months एटलीस्ट। आज अगर यू टर्न लें तो ये सब बंद कर दें, बाकी लड़ाई झगड़े, और टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। ये जो टॉक्स हैं दे विल कंटिन्यू फॉर 6 months, मे बी इवन अ ईयर। उसके अंदर साइन पोस्ट आएंगे, जैसे कहते हैं ना माइलस्टोन्स आएंगे कि पहले ये होगा, फिर आप उससे इत्मीनान बढ़ेगा, फिर मैं ये करूँगा, मेरा फिर आपके ऊपर इत्मीनान बढ़ेगा। तो ये स्टेप्स होते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के नेगोशिएशंस में, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं होता कि सारी चीज़ एक ही दफ़ा कंसीड कर दी, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप कंसेशंस देने पड़ेंगे दोनों साइड्स को, फिर उसके एविडेंस देनी पड़ेगी कि वो फुलफिल भी हुए कि नहीं हुए। उसमें काफ़ी स्लिप अप हो जाती है, कोई चीज़ टाइम पे होनी होती, वो नहीं हुई, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद। तो नेगोशिएशन इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। तो अगर 1 साल के बाद खान साहब बेल पे बाहर आ जाएं और इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं नेगोशिएशंस में, और पार्लियामेंट में भी आके बैठ जाएं, एक्सेप्ट कर लें कि जो स्टेटस को है ये चलेगा, और डिफाइन ये नेगोशिएशन ये करनी है कि कब ये ख़त्म होगा और कब नई इलेक्शन होगी, किन टर्म्स पे होगी, कैसे होगी, फ्री या फेयर, ये सारी इश्यूज जो हैं ये डिस्कस करने पड़ेंगे। तो ये डिस्कस कर लें, फिर एक फ़ैसला हो जाए कि जी चले 5 साल नहीं तो 3 साल में डन हो जाए। ये कहते हैं आज नहीं तो 3 साल में हो जाए, या 2.5 साल और दे दें इनको, क्योंकि ये भी नहीं छोड़ेंगे ना, ये भी तो चाहते हैं कि अगली इलेक्शन में इनका भी कुछ हिस्सा बने ना। हाँ। ये कोशिश कर रहे हैं कि मईशत चल पड़े, कोई थोड़ी सी इन्फ्लेशन गिर जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए, लोगों को नौकरियाँ मिलनी शुरू हो जाए, कोई ग्रोथ शुरू हो जाए, ताकि इनके भी कुछ चांस रह जाए। नहीं तो इस वक्त तो लाइन पिटी हुई है इन बेचारों की। तो सिर साहब, पहले तो जब भी इस तरह की कोई बातचीत होती थी तो उसका कोई गारंटर होता था, और आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में गारंटर कौन रहा है, लेकिन अब की बार तो उनकी गारंटी ही देनी पड़ेगी। तो पीटीआई की गारंटी कौन देगा? जैसे हुकूमत भी ये कह रही है कि आप तो बात पे कायम नहीं रहते, यू टर्न ले लेते हैं, तो पीटीआई के साथ बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? कौन जिम्मेदारी लेगा? बिल्कुल सही है। एक्चुअली पीटीआई की गारंटी भी कोई नहीं दे सकता और उनकी भी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेट्स बी ऑनेस्ट। यहाँ ही सारा मामला यही मसला है, क्योंकि 2 आप समझे, एक मूवमेंट है, एक इदारा है जी। या तो पार्टी होती ना, हाँ। क्योंकि वो जो दूसरा इदारा है वो भी एक किस्म की पार्टी है, तो फिर बातचीत हो सकती। मगर वो जब वो चाहें वो
बन जाते हैं, जब वो चाहें वो इदारा बन जाते हैं। इधर ये है कि जब ये चाहे मूवमेंट बन जाते हैं, जब ये चाहे पार्टी बन जाते हैं और वो भी पार्टी कभी वो एक नाम से आती है, कभी दूसरे नाम पे बन जाती है, कभी रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, कभी नहीं मिलती, तो इनको भी नहीं पता कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी क्लैरिटी अब होनी चाहिए। हाँ। और सारे पत्ते खान साहब के पास हैं। हाँ। और पत्ते काटने जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट लेके बैठी हुई है। खान साहब यक्का मारते हैं, वो दुक्की के साथ काट देते हैं उसको वो फ्लश है ना गेम, ऐसी होती है। हाँ। तो वो अब त्रुप चाल जैसे कहते हैं। तो अब यक्का भी आपके पास हो, दूसरे के पास त्रुप हो, तो वो दुक्की के साथ काटते हैं। बस यही चल रहा है। जब वो रूल्स चेंज करते हैं तो दूसरे गेम चेंज कर देते हैं। गेम चेंज हुई है मिडिल ईस्ट में भी, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहाँ डेवलप थे। इस पर तबसरा सेठी साहब का एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, शाम की सिचुएशन दिलचस्पी का महवर पूरी दुनिया के लिए, खुसूसन मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि आलमी थिएटर है, इसमें बहुत सी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि यकदम कैसे वहाँ सिचुएशन चेंज हुई, इन शॉर्ट में पूछूं, और आगे क्या होगा, इसका अगला टारगेट क्या है? जी हाँ, मैंने इसको बड़े गौर से स्टडी किया है और मैं कन्विंस्ड हूँ, यकीन है मुझे कि ये यकदम नहीं हुई। लगता ऐसे है कि यकदम हुई है, मगर एक्चुअली इसकी प्लानिंग काफ़ी अरसे से हो रही थी। अच्छा। अब अगर मैंने कोई हवाला देना है तो मैं हवाला वही देता हूँ कि जो हमास और हिजबुल्लाह की अटैक हुई थी और जो सारी दुनिया कह रही थी इसराइली इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला जी, तो ये हो कैसे सकता है। तो मैंने आपसे ये जिक्र किया था, मैंने कहा था नहीं, उनको सब पता था, उन्होंने शायद इसको इनकरेज किया है ताकि वो जो उनका लॉन्ग टर्म प्लान था उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और जब ये हुआ उसके बाद उन्होंने जो करना था वो किया और वो उन्होंने कामयाब होकर दिखा दिया है। हाँ। उन्होंने फैसला किया हुआ था कि हमने गाजा से निकालना है सबको और मलियामेट कर देना है, बमबारी कर देना है और हमें सीज कर लेना है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी जाएंगे और इनको हमने या सीरिया में सेटल करना है या लेबनान में या जॉर्डन में, तो देखा जाएगा क्या होगा। मगर अब ये वक्त आ गया कि इस मामले को ख़त्म करें और वो ख़त्म कैसे करेंगे, हज़म कर लें। तो ये इसलिए उनसे कहा गया कि करो, क्यों, ताकि उनको मौका मिलेगा फिर टू हिट बैक। तो मैंने हमेशा ये कहा था कि ये 1 साल से वो कर रहे थे तैयारी, तो ये हो नहीं सकता कि इजराइलीज़ को CIA को पता नहीं था। मैंने यही कहा था कि वो खुद करवाना चाह रहे हैं ताकि उनको एक जवाब मिल जाए करने के लिए जो कुछ उन्होंने किया। तो वो उसमें कामयाब हो गए। अब क्या सिचुएशन हुई है, उन्होंने ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया, उन्होंने हिजबुल्लाह को उड़ा के रख दिया, उन्होंने हमास को उड़ा के रख दिया। ऐसे किया ना? उनको तो मेरा ख्याल है काफ़ी सालों के पीछे धकेल दिया और अब उन्होंने फॉलो अप करते करते उन्होंने लेबनान के अंदर भी जगह ले ली, टेरिटरी खींच ली, वहाँ भी पहुँच गए हैं और ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया और ईरान ने कोई जवाब दे नहीं सकता। उनको पता है कि थोड़ा और किया तो वो और भी कर देंगे, क्योंकि अमेरिका उनके साथ है और कुछ मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो भी उनके साथ है। तो इसलिए so this whole thing has backfired on the axis of resistance जिसे कहते हैं। वो ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई हुई है। वो एक्सिस ये है कि यमन, सीरिया, ईरान एंड हिजबुल्लाह एंड हमास, पैलेस्टाइन, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस थी। और सारा जो असिस्टेंस आती थी वो यूज्ड टू कम बाय सीरिया। सीरिया वाज द गेटवे टू दी। तो उन्होंने पहले क्या किया कि पहले तो ईरान को ठाप लगाई है, उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह और उनको फारग किया, हमास को किया, और अगला स्टेप यही था कि वो अब सीरिया को फारग करेंगे। तो अब अगला स्टेप, तो अब ये है कि ये जो सब कुछ हुआ है, ये हुआ कब, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्लानिंग हुई है सारी। वो हुआ इस तरीके से कि पहले तो सीज़ फायर अनाउंस करवाई इसराइल ने और हिजबुल्लाह ने। अच्छा। सीज़ फायर 12 तारीख को गलबन लगभग उन्होंने सीज़ फायर कराई। सीज़ फायर जैसे ही कराई तो ये जो ग्रुप है HTS, इसको इमदाद मिल रही थी फ्रॉम यूक्रेन, फ्रॉम CIA, फ्रॉम NATO एंड फ्रॉम टर्की। ये इसको सपोर्ट कर रहे थे, मगर बड़े डिस्क्रीटली कर रहे थे। रशिया और ईरान को पता था कि ये हो रहा है। अच्छा। और इन्होंने दोहा के अंदर एक डायलॉग भी शुरू किया टू फाइंड कि किस तरीके से असद को बचाया जाए। मगर वहाँ उस डायलॉग के अंदर दोहा में ये भी पता चला कि कतर भी सपोर्ट कर रहा है इस ग्रुप को, क्योंकि वो अमेरिकन एलाइज है। तो और ये समझ आई कि असद जो है वो तैयार नहीं है लंबी रेजिस्टेंस करने के लिए।
उसकी फ़ौज के अंदर इतनी करप्शन शुरू हो गई है कि शायद वो मोटिवेशन भी नहीं रही कि वो ज़्यादा देर लड़ सके, और वो टोटली रिलायंट है ऑन रशियन एंड ईरानियन सपोर्ट। अच्छा, ओके। और अगर रशियन ईरानियन सपोर्ट नहीं मिली उसे तो वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकेगा। ओके। तो ये सबको पता था कि ये बात आने वाली है। ये जो दोहा के अंदर डायलॉग जो हो रहा था उसमें उन्होंने कोशिश की असद को समझाने की, अच्छा, कि कुछ मज़ाकरात कर लेते हैं इन लोगों के साथ, तुम रीच आउट टू द रेबल्स, कोई ऐसी सिचुएशन कर लो बिफोर यू आर ओवरथ्रोन। अब बचना तुम्हारा मुश्किल हो गया है, बिकॉज पूरा एक नेटो बैक प्लान चल रहा है और हम बिजी हैं। ईरान इज़ बिजी, रशिया इज़ बिजी। रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, ईरान जो है वैसे ही फंसा हुआ है। तो अब हम उस तरीके से तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकेंगे अगर ये लोग आ गए तो तुम्हारे, और वो आ रहे हैं, वो तैयारी में है। और सबको पता था कि ये तैयारी हो रही है जी। और जैसे ही सीज़ फायर हुई, इजराइल ने अटेंशन इधर डाइवर्ट कर लिया और नेतन्याहू ने कहा था कि इसके बाद हम सीरिया के ऊपर जाएंगे, क्योंकि सारी जो है ना सप्लाई लाइन सीरिया से आती है, तो पहले हम इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे फिर सीरिया में आएंगे। ये उसके बयान है उसका जी। अब ये सब असद सब चुप करके बैठे हुए थे, इनका ख्याल था कि इनकी फौज वो लड़ लेगी। एक्चुअली उनको पता होना चाहिए था कि फ़ौज लड़ने के मूड में नहीं थी, डिजर्शंस हो रही थी और ज़्यादातर इस फ़ौज के अंदर कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं। कॉन्स्क्रिप्ट ज़बरदस्ती लोगों को फ़ौज में पकड़ के ले गए। वो पुराने ज़माने में नहीं होता था कि जिसको कैप्चर किया उसको पकड़ के ले गए, उसको कहा अब तुम यू विल बी पार्ट ऑफ आवर आर्मी। तो ये वो सिस्टम चल रहा है। और ब्राइब भी किया गया शामिल और वो खैर आई मीन वो तो करप्शन तो शुरू हो जाती है ना, तो वो तो शुरू हो चुकी थी, बहुत करप्शन थी फ़ौज के अंदर। अच्छा। तो फ़ौज कमज़ोर हो चुकी थी, वो लड़ने के काबिल नहीं थी अब। और जैसे ही उनको ये शक पड़ा कि शायद ईरान और सोवियत और रशिया जो है वो उनको वो उस लेवल पे मदद नहीं कर सकता, या उनके पास इस वक्त टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ और भी डिमोरलाइजेशन हो गई। अच्छा। तो ये कतर के अंदर जो डायलॉग था, इसके अंदर असद ने उनकी बात नहीं मानी। ओके। रशिया की और ईरान की और टर्की की बात नहीं मानी। अच्छा। तो फिर मेरा ख्याल है इन्होंने यही फैसला किया कि फिर अब वक्त आ गया कि हम तो ज़्यादा इसकी हेल्प नहीं कर सकते। तो फिर उधर से गो अहेड मिल गई उनको, क्योंकि वो जो है वो बैक्ड है बाय टर्की, कतर, नेटो, CIA एंड इजराइल। अच्छा, और किया जैसे ही उन्होंने अपनी अटैक शुरू की तो इजराइलीज़ ने दो चीज़ें की फ़ौरन, जैसे कि तैयारी थी पूरी। एक तो उन्होंने गोलान हाइट्स जहाँ वो पहले उन्होंने वो हाइट्स सीज कर ली, वो जो उनके जो पिकेट्स थी वो फौज वहाँ से मेल्ट कर गई, उन्होंने जाके वो ले लिया, ताकि अब नाउ दे विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ दमास्कस, उसके 21 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, वहाँ से लॉन्ग रेंज भी कर सकते हैं, जब भी चाहे दे कैन अटैक दमास्कस। और वो असद बैठा हुआ था दमास्कस में, ही वाज नाउ वल्नरेबल। दूसरी चीज़ उन्होंने की कि इजराइल उस दिन से आज तक इजराइल अटैक कर रहा है सीरियन आर्मी पोजीशंस। 430 के करीब इंस्टॉलेशंस के ऊपर उन्होंने पिछले 4-7-8 दिन के अंदर अटैक्स किए हैं। 8 दिसंबर के और वो कह रहे हैं कि 80% सीरियन आर्मी एयरफोर्स जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? ताकि फिर कभी खड़े ना हो सकें। ये प्लान है कि सीरिया को अब डिवाइड करना है, सीरिया को वही हशर करना है जो इराक का किया था, वही हशर करना है जो लीबिया का किया था। वो ये है कि इसको एज अ नेशन स्टेट अब नहीं रहने देना, ताकि ये कभी फ़लस्तीन के लिए कोई बेस एरिया फिर ना बन जाए, फिर ना रेजिस्टेंस हो जाए। इसीलिए उन्होंने फिर पिक एंड चूज़ किया। एक तरफ आर्मी को ख़त्म कर दिया, ताकि वो एक यूनिफाइंग फोर्स होती है ना, लड़ती है जो, उसको तो ख़त्म कर दिया, कुछ भाग गए हैं, बाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरा ये कि काउंटर आर्मी जो है वो जो पहले जो टेररिस्ट जिसको कहते थे, जिसके ऊपर $10 मिलियन की हेड मनी CIA ने लगाई हुई थी, उनको अब रेबल कह रहे हैं, बागी कह रहे हैं, और उनके साथ बड़ी गपशप शुरू हो गई है। CNN के ऊपर इंटरव्यूज होने शुरू हो गए हैं और हीरो बनाया जा रहा है, उनको हीरो बनाया जा रहा है। तो अब ये है कि दिस इज ऑल एम्ड एज पार्ट ऑफ द ग्रेटर इजराइल प्लान। उन्होंने लेबनान में भी जगह ले ली है, उन्होंने सीरिया में भी जगह ले ली है, उन्होंने सीरिया के सारी फौज को ख़त्म कर दिया। और ये जो वहाँ 38 ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगह में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और मगर उन्होंने 2-3 ग्रुप्स को अपने साथ ले लिया है, उनको दमास्कस में बैठा दिया है। अच्छा। और अब उनको सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम द वेस्ट। अच्छा। मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसको फ़ायदा होगा वो अपार्ट फ्रॉम नेटो एंड वेस्ट एंड इजराइल, वो टर्की का भी बहुत बड़ा स्टेक है। तो टर्की ने भी इन लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि टर्की इनको कहता है कि वो जो टर्की के ख़िलाफ़ एक अपनी कुर्दिस्तान बनाना चाह रहे हैं, उनको
ये लोग कत्ल करें। अच्छा। तो टर्की के भी स्टेक्स हैं यहाँ, मगर अब ये सब जो है देर ऑल आउट। जो सीरिया के साथ वही होने जा रहा है कि जो कि उन्होंने पहले इराक में किया और लिबिया में किया, दे वांट टू डिस्ट्रॉय इट एज अ नेशन स्टेट। तो दैट इज़ द एम ऑफ दिस। फिर वो एक केओस, अनार्की, आपस में लड़ाई झगड़े, जिसके अंदर अमेरिकन जो हैं वो ऑयल वेल्स को पकड़ लेंगे, इजराइल ये कर लेगा वो। इराक जैसा अंजाम आप देख रहे हैं? शुरू में जो इराक के साथ हुआ था, अभी भी इराक इज अ नॉन फंक्शनल स्टेट। हाँ, तो वही करने जा रहे हैं सीरिया के साथ। और ईरान को सबसे बड़ा धचका लगा है, बिकॉज ये ईरान की एक्सिस जो थी उसके अंदर 3 पार्ट्स खत्म हो चुके हैं। एक जो रशिया विड्रॉ कर गया, दूसरा ये कि सीरिया उड़ गया, तीसरा ये कि हमास और हिजबुल्ला जो है वो फारग हो गए या कमज़ोर हो गए। अब एक वो रह गए यमन वाले, तो उनके ऊपर भी अब अटैक और भी ज़्यादा आएगी ताकि उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो यानी इसीलिए इस सिचुएशन में कहते हैं कि वो कर सकता है शाम में अपनी मौजूदगी के हवाले से स्ट्रेटजी को, लेकिन ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो शाम का मुस्तकबिल क्या भाई है? तो तहरीर शाम के जो सरबराह हैं वो तो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? एक ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। वेलकम बैक। सिर साहब, फिर दुनिया इसको किस पर्सपेक्टिव से देख रही है? अब रशिया की स्ट्रेटजी क्या होगी? रशिया ने क्या लेसन्स लर्न किया? क्या अरब ममालिक इसको ग्रेटर इसराइल के प्लान को इसी तरह इम्प्लीमेंट होने देंगे, आगे जाने देंगे? नहीं, ग्रेटर इसराइल को रोक नहीं सकते। अब देखिए ना, 3-4 तो मुल्क हैं, बाकी सारे तो पहले ही मतलब कमज़ोर हैं। एक सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, और कौन है? कोई भी नहीं है। इजिप्ट तो फिर ऑलरेडी उनका हम बहुत दूर हैं, हमारा वैसे भी कोई अहमियत नहीं है। तो सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ। तो मेरा ख्याल है कि सीरिया के बाद जब सीरिया को वो बिल्कुल नॉकआउट हो गया ना, कुछ अरसा लगेगा, कुछ 6 महीने साल, इससे तवज्जो हटेगी, फिर ये ईरान के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं ईरान को। तो ईरान के और ईरान के अंदर जो सिचुएशन है वहाँ अब खमेनी साहब जो है वो अब सक्सेशन की बैटल शुरू हो रही है। वो चाहते हैं उनका बेटा जो है वो बने, अयतुल्ला बने, और वहाँ भी काफ़ी मसले हैं। अच्छा। तो वहाँ भी ये अब कोशिश करेंगे रेजीम चेंज की। ओके। इन्होंने शुरू में ज़माने में की थी कोशिश रेजीम चेंज। अच्छा। शुरू में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी, तो जिमी कार्टर वाज प्रेसिडेंट, तो उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की थी कोई अपराइजिंग करने की, मगर वो कामयाब नहीं रही। फिर इसके बाद भी इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ इस्लामिक रेजीम के ख़िलाफ़ बहास बनाए जाएँ। ये सारा डेमोक्रेसी मूवमेंट ये वगैरह, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वाइट अ लॉट ऑफ इट वाज सपोर्टेड एंड फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इन्होंने, मैं समझता हूँ अब रेजीम चेंज ईरान की बारी आ गई है। दे विल गो फॉर एन अटेम्प्ट टू डिथ्रोन द अयतुल्लास। और अब वो कैसे करेंगे, कब होगा, वहाँ भी बड़े हालात ख़राब हैं इंटरनली, और इस रजीम की पॉपुलैरिटी नहीं है। और ये जो डिफीट हुई है, दिस लॉट ऑफ पीपल इन ईरान विल बी थिंकिंग कि हमें किस जंग में ले गए हैं और हार ही हार हो रही है। सो आई थिंक फोकस ऑन रेजीम चेंज इन ईरान ये आएगा अब। इज़ ऑन कार्ड्स नाउ। हाँ, अच्छा। तो लेकिन इसमें कुछ लोग ये भी ताबीर कर रहे हैं कि जब आपका अपनी आवाम के साथ कनेक्शन ना हो तो फिर बशर अल असद जैसा अंजाम होता है, जिस तरह से वहाँ पर वन मैन शो या डिक्टेटरशिप रही। मेरा आपसे सवाल ये है कि ईरान के पास अब फिर क्या ऑप्शन है टू काउंटर दिस थ्रेट? न्यूक्लियर होना या क्या? नहीं, न्यूक्लियर तो अभी नहीं है उनके पास इतनी फैसिलिटी कि वो फ़ौरन न्यूक्लियर हो जाए। बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं इस वक्त। ईरान की सिर्फ दोस्ती रशिया के साथ जी, रशिया ही है जो कि उनको सपोर्ट कर रहा है, और बाकी तो उनके पास कोई सपोर्ट बेस नहीं है। टर्की जो है वो तो अब एक्चुअली ईरान से लीडरशिप छीनना चाह रहा है। टर्की वांट्स टू बी द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड जी। अर्दोगान साहब जो है वो अपनी एम्बिशंस लेके बैठे हुए हैं। तो ईरान, आई थिंक ईरान की इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान जो है वो इस वक्त सर्वाइव कर रहा है, वो तेल दे रहा है चाइना को और रशिया को, और रशिया की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। ये यूक्रेन वॉर ने उसको काफ़ी डिप्लीट किया है। सो आई एम थिंकिंग कि अब और भी प्रेशर आएगा ऑन ईरान एंड ऑन रशिया। अब कैसा आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी होगी, क्या वो जो अमेरिकन वॉर मशीन है उसका साथ देगा, या वो पुतिन के साथ कोई मुकमुका करके ये जंग ख़त्म करेगा, आई कांट से। मगर मुझे ये पता है कि ईरान के पीछा ये नहीं छोड़ेंगे।
अच्छा। हाँ, ये नहीं छोड़ेंगे। और जो रशिया की पोजीशन है शाम में, जो 2 फौजी अड्डे 2015 में हवाले किए गए थे, उनका क्या मुस्तकबिल है? वो मेरे ख्याल छोड़ने पड़ेंगे वो। अच्छा। वो शायद अफ्रीका के अंदर आपको ढूंढें अपने नए अड्डे। अभी तो उनके पास हैं। हो सकता है कि वो कहें नई रजीम को कि हमें रहने दें, हम तो आपको इमदाद भी करते हैं। बिकॉज मैंने कहा ना दोहा के अंदर जो इनिशिएटिव मुज़ाकरा जो थे उसमें रशियन और टर्की बहुत स्ट्रॉन्ग और कतर कि जी आप मुकमका करें और कोई सेटलमेंट करें आप, मगर असद ने बात नहीं मानी। तो अब हो सकता है रशियन जाके इनको कहें कि वील सपोर्ट यू, आपकी गवर्नमेंट को आप सीधा CIA के कैंप में मत जाएं या इसराइल के कैंप में मत जाएं। तो हो सकता है कि ये जो आए हैं लोग, होता ये है कि आप किसी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, जब वो पावर में आ जाता है ना तो फिर वो सारी बातें आपकी नहीं सुनता। वो फिर सोचता है यार मैं इधर भी कर लूँ, इधर भी कर लूँ, मैं एक के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हूँ। तो ये जुलानी साहब जो हैं ये आप बनाएंगे, एक गवर्नमेंट बनाएंगे वहाँ, वो जो बाकी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात शुरू करेंगे, कुछ मान जाएंगे कुछ नहीं मानेंगे, कुछ ठुस लगी रहेगी। और ये जो हैं ये आप कोशिश करेंगे कि रशिया के साथ, चाइना के साथ और बाकी भी ममालिक के साथ कोई नॉर्मल रिलेशन करें ताकि इनकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर ये इन्होंने डिपेंड किया ना सिर्फ नेटो के ऊपर या किसी एक पावर के ऊपर, तो ये इट विल नॉट बी ए गुड स्ट्रेटजी। तो यही होगा कि ये अब कोशिश करेंगे सबके साथ मिल के और सर्वाइव करें। तो उसमें हो सकता है कि टर्की को रोल मिलेगा तो शायद रशिया को भी रोल मिल जाए, मगर वो जो रोल था ना पुराने वाला कि इट वाज पार्ट ऑफ द एक्सिस, वो अब रोल नहीं मिलेगा। मशरिक़ वस्ता मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म होता देख रहे हैं आप। वो हो गया, अब डिलिबरेट डिज़ाइन। एब्सोल्युटली, ये पहले दिन से ये डिलिबरेट डिज़ाइन था और वो डिज़ाइन पूरा हो रहा है अब। और ये जो सारी अटैक थी, दिस वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि ये पैलेस्टाइन का मसला जो है जेनोसाइड के साथ ख़त्म करना पड़ेगा, टेरिटरी सीज करनी पड़ेगी। देखिए उन्होंने जब इजिप्ट की टेरिटरी सीज की थी आफ्टर द इजिप्शियन इजरायली वॉर 1973 में गालबन हुआ, तो उसके बाद उन्होंने टेरिटरी तो कभी वापस नहीं की, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, एक किस्म का न्यूट्रल जोन बना दिया, बट दे नेवर रिटर्न द टेरिटरी टू इजिप्ट इन अ रियल सेंस। ना ही वो गोलान हाइट्स पे जब के बैठे हुए हैं, दे हैव नॉट रिटर्न्ड इट टू सीरिया, और अब वो और आगे चले गए। नाउ दे विदिन, अब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी इजराइल के अंदर वो जो राइट विंग ग्रुप्स हैं जी, वो कह रहे हैं कि दमास्कस जो है वो अब इजराइल का हिस्सा है। हाँ। ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया, इट्स पार्ट ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने तो कॉन्क्वेस्ट, तो और अब वो उनकी ये कोशिश होगी कि ये जो इजरायली, ये जो पैलेस्टीनियंस को निकाला है वेस्ट बैंक से या गाजा से, इनको अब सेटल किया जाए सीरिया के अंदर, इनको सीरिया भेजा जाए। इसीलिए सीरिया को उन्होंने तोड़ के अब अलग कर लिया, यहाँ वो जगह बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ आ जाए वो सबको यहाँ, क्योंकि जॉर्डन ने इनकार कर दिया लेने से। लेबनान जो है वहाँ तो वैसे ही लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, वैसे भी बड़े पैलेस्टीनियंस वहाँ हैं, तो वो सेफ भी जगह नहीं है। जगह तो टेरिटरी तो सीरिया में है, तो अब सीरिया के अंदर अगर कोई आप एक जगह काट लेते हैं और वहाँ आप सारे रेफ्यूजीज़ को वहाँ भेज देते हैं, तो यू क्लीनड आउट गाजा एंड वेस्ट बैंक। ठीक है, हाँ, डिफरेंट प्रॉक्सीज का ये जो बैटल फील्ड शाम बना हुआ था, ये आइंदा भी आप यही समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ जंग जारी रहेगी? नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ना, हाँ, वो फिर भी लड़ते रहेंगे किसी न किसी अभी भी। हाँ, इतलात ऐसी हैं कि मगर मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा देर वो लड़ेंगे, मगर उनको भी बाय ऑफ कर लिया जाएगा, और सिर्फ वही रह जाएंगे जिनका ताल्लुक ग्रेट पावर्स के साथ है, और वो सिर्फ इस जो नई हुकूमत बनेगी उसको टाइट करने के लिए कंट्रोल रखने के लिए। बट अदरवाइज आई थिंक जैसे इराक में उन्होंने फाइनली स्टेबलाइज कर लिया ना, वहाँ एक आपने इलेक्शन करा करू के अपना ड्रामे करके उन्हें अपनी हुकूमत वहाँ बना ली है, तो यहाँ भी कर लेंगे। और अभी आपने देखा जो अमेरिकन ने जो यहाँ जो ऑयल फील्ड थी सीरिया के अंदर, जो कि अमेरिकन सपोर्टेड फोर्सेस ने सीसी निकाल रहे हैं, अमेरिका तो तेल निकालता जाएगा वहाँ से। ठीक है, डिफरेंट एजेंडाज जो हैं वो हर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसमें अब देखना ही है कि रशिया की स्ट्रेटजी क्या होगी और ईरान के लिए इसमें क्या लेसन्स हैं, लेकिन ये ग्रेटर डिज़ाइन को ज़रूर ज़ाहिर करता है, और मशरिक़ वस्ता के हवाले से यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा और एक मुकम्मल तौर पर रीशेप होने जा रहा है, और इसमें मुख्तलिफ ताकतों का अपना अपना किरदार है। आपने सिट साहब का तज्जिया जाना इस सिचुएशन पर, कोई और सवाल आपके जहन में हो तो नंबर आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त है। थैंक यू।